ठीक है जी, अपना डबल ए का पेज नंबर 593 है आपको। या जिसके पास सेकंड एडिशन है रिप्रोडक्शन पैथोलॉजी। ठीक है। हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक टू हर्मेफ्रोडाइट्स एंड सूडो हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है। टू हर्मेफ्रोडाइट्स वो होते हैं कि अगर मैंने जेनेटिकली एक बात की है कि जेनेटिक ये है, तो फिनोटिपिकली भी यही है। ठीक है। वो ट्रू होंगे। ठीक है। ट्रू में क्या है कि अगर जेनेटिकली वो एक्स एक्स है तो फिनोटिपिकली क्या होनी चाहिए, फिनोटिपिकली क्या होनी चाहिए, फीमेल। ठीक है। और जो सूडो और मैफ्रोडाइट्स हैं वो ये हैं कि अगर मैंने जेनेटिकली बात की है एक्स एक्स, तो फिनोटिपिकली क्या होगा वो, अगर सूडो और मैफ्रोडाइट्स होंगे तो मेल। ठीक है। तो फिनोटिपिकली और जेनेटिकली डिफरेंट होना यही है कि जेनेटिकली और फिनोटिपिकली सेम है तो ट्रू है, नहीं है सेम तो सूडो है। ठीक है। सूडो से हमें पता है कि फॉल्स प्रेजेंटेशन जो आ रही होती है। ठीक। अब इसके बाद क्या है कि दो डिजीजेस हम सूडो के अंदर पढ़ते हैं, दैट इज द एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम एंड टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। ठीक है। एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम हमारे पास सूडो के अंदर आती है। ठीक है। ट्रू ट्रू और ट्रू ये होता है कि अगर जेनेटिकली एक चीज एक्स एक्स है तो वो एक्स एक्स ही प्रेजेंट करे फिनोटिपिकली भी। सूडो होता है कि अगर जेनेटिकली एक चीज एक्स एक्स है तो वो एक्स वाई जैसा प्रेजेंट करे फिनोटिपिकली। ठीक है। तो जेनेटिकली और फिनोटिपिकली चीजें ट्रू और सूडो के अंदर आती है। अच्छा, अब सूडो के अंदर हमारे पास दो डिजीजेज हैं, एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम और इसके अलावा दूसरा कौन सा है, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। ठीक। ओ सॉरी, एंड्रोजेनिटल सिंड्रोम और टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, दो चीज। ठीक है। इन दोनों के दो दो नाम हैं। ठीक है। अगर एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम हम कहें उसको टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन भी कहते हैं, और अगर मैं कहूँ एंड्रोजेनिटल सिंड्रोम तो उसको कंजेंटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं। ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो कि एक जैसी, इनके दो दो नाम। ठीक है। अच्छा, जो टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम है इसके अंदर क्या होता है कि जेनेटिकली हमारे पास होती है 46XY। अच्छा, 46XY। ठीक है। अगर वो जेनेटिकली लिखा है 46XY, आवाज कम है अभी तो मैं नजदीक करके बोल रही हूँ वैसे मैं। अभी ठीक है। ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, सही सही। ठीक है, ओके। तो क्या है कि हमारे पास अगर मैं लिख रही हूँ 46XXY, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलास हैं, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटला है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, यूट्रस नहीं है, अंदर यूट्रस नहीं है क्योंकि जेनेटिकली वो एक्स वाई है। ठीक है। यूट्रस नहीं है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटला है, रुडिमेंट्री वजाइना है, या ब्लाइंड वजाइना बाज दफा ये लिख देता है। ठीक है। रुडिमेंट्री वजाइना, ब्लाइंड वजाइना, एब्सेंट यूट्रस। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो जेनेटिकली भी क्या है 46XY। ठीक है। तो ये सूडो की टाइप है जिसको टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम कहते हैं। अंदर से वो मेल है, प्रेजेंटेशन वो फीमेल की कर है, इसीलिए अंदर यूट्रस भी नहीं है और वजाइना भी ब्लाइंड है। तो ब्लाइंड वजाइना का एमसीक्यू बहुत ज्यादा आता है इसके साथ। ठीक है। समझ आ गई है टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम की। इसे हम कहते हैं एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। एंड्रोजन्स किस लिए होते हैं, एंड्रोजन्स क्या करते हैं, एंड्रोजन्स कहाँ से बनते हैं, कौन सी लेयर है कॉर्टेक्स की एंड्रोजन्स के लिए, अडर्नल कॉर्टेक्स की। लास्ट वाली का क्या नाम है, रेटिकुलरस। ठीक है। जीएफआर होता है ना, ग्लोमेरुलर रोजा फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरस। ठीक है। तो रेटिकुलरस लेयर से एंड्रोजन बनते हैं। एंड्रोजन डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन वगैरह बना रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वो टेस्टोस्टेरोन बन जाता है। तो एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम में जेनेटिकली वो 46XY होगा, प्रेजेंट वो फीमेल की तरह करेगा, जिसे टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम भी आप कहेंगे। यूट्रस एब्सेंट होगी, ब्लाइंड वजाइना। सही है।
क्लियर? चलो चलो, ये अब मेरे पास है। दूसरी डिजीज कौन सी है हमारे पास? कंजेंटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। ठीक है। से कॉज याद करने की जरूरत नहीं है, कॉज कुछ भी हो सकती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हमारे पास या जेनेटिकली वो प्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। कॉज नेचुरली भी पास दफा इसी तरह ही प्रेजेंटेशन होती हैं, ठीक है। कॉज तो कुछ भी हो सकती है, कॉजेस याद करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि हाँ, एम्ब्रियोलॉजिकली भी हो सकता है प्रेजेंटेशन, डिफरेंट आती है, ठीक। अच्छा, कंजेंटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, कोई हार्मोन ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, तो फिर उसमें फिनोटिपिकली और प्रेजेंटेशन आ गई है, ठीक है। तो अभी ये चीज याद करें, ठीक है। कंजेंटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया में क्या होगा, इसे एंड्रोजेनिटल सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि 46XX होगा, ठीक है। जेनेटिकली वो क्या है, जेनेटिकली क्या है, फीमेल, ठीक है, जेनेटिकली फीमेल है। प्रेजेंट किस तरह करना है, मेल की तरह। तो अब क्या होगा इसके अंदर, एम्बिग्यूअस जेनिटला और इनलार्ज क्लाइटोरस, ठीक है। ठीक है, मेल में जो क्लाइटोरस के बाद जो है वो बच्चों में अगर वो ग्रो अप कर जाए तो पेनिस फॉर्म में हो जाती है कन्वर्ट, ठीक है। तो इसीलिए इन लार्ज क्लाइटोरस आती है, होती तो वो फीमेल है, प्रेजेंट वो किस तरह करती है, मेल की तरह, ठीक है। तो सूडो हर्मेफ्रोडाइट्स की ये दूसरी फॉर्म है, जिसके अंदर आपके पास जो एमसीक्यूज आएगा वो आएगा कि एक पेशेंट है जो आपको जो है वो मे फीमेल नजर आ रही है, ठीक है, वो जेनेटिकली फीमेल है लेकिन वो प्रेजेंट कैसे कर रही है, इन लार्ज क्राइटोरस के साथ, एम्बिगियस उसका जेनिटला या विरलाइजेशन हो गई है, ठीक है। तो ये उसके अंदर जो है वो ये एमसीक्यूज आ जाता है, ठीक हो गया। और हाई 17 कीटोस्टेरॉइड्स, लो कॉर्टिसोल और हाई प्रेग्निलॉन एंडो जिन लोगों ने किया हमारे साथ, उसमें जो है वो कुछ स्टार्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वो ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से जो है वो विरलाइजेशन हो जाती है इस बार दफा, ठीक है। तो उसके अंदर 17 जो अल्फा कीटोस्टेरॉइड है, ठीक है, ये भी एक इनिशियल हार्मोन है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ज्यादा होने की वजह से कॉर्टिसोल भी ज्यादा होता है। और इसके अलावा जो है वो एंड्रोजन भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन आती है वो 46XX होती, वो फीमेल है। प्रेजेंट वो जो है वो एम्बिगस जेंटला और इनलार्ज क्लाइटोरस के साथ करती है, प्रेजेंटेशन मेल की आ रही होती है, ठीक है। तो ये सूडो हर्मेफ्रोडाइट्स हैं। और जो हमारे पास दूसरा था वो टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम है। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और ये मल्टीपल टाइम एमसीक्यूज में आएगा, ठीक है। अभी जो मैंने बाकी के एमसीक्यूज छोड़े हैं बीच में से, जो मैंने स्किप किए हैं, उनमें जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो है वो दोनों समझ आ जाएंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के साथ हमारे पास आएंगे, और इसके अलावा तो तीन डिजीज और, ठीक है। एक डॉक्टर आयशा, अभी हमने क्या कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं? सूडो और मैफ्रोडाइट मैंने बताया, ट्रू कौन से होते हैं, ये अब आप मुझे बताएंगी। ठीक है, और CH, ठीक है, ओके। यही सूडो है, जो कि जेनेटिकली कुछ और फिनोटिपिकली कुछ और होते हैं, ठीक है। ये सूडो। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि प्रेडर विलाय सिंड्रोम और एंगरमैन सिंड्रोम, वापसी हम उसी पे जेनेटिक वाले चैप्टर पे ही चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर क्या है, वो दो चीजें हैं हमारे पास। आसान तरीका याद करने वाला सिर्फ इतना, एमसीक्यूज में कुछ एमसीक्यूज ही आते हैं इसके, ठीक है, जो हमारे पास प्रेडर विलाय और एंगलमैन सिंड्रोम के आते हैं, ठीक है। हाँ, नॉर्मल के अंदर हम टू और मैक्रोटाइड्स डाल सकते हैं, ठीक है। या वैसे कि अगर जैसे अगर 45X0 की प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेशन भी वैसी ही आ रही है, ठीक है। और 47XX Y है तो प्रेजेंटेशन वैसी ही आ रही है, ठीक है। तो इसमें जो है वो सूडो और नॉर्मल की प्रेजेंटेशन जो आ रही है वो वही है।
अच्छा, सिंड्रोम के नाम रिपीट कर रही हूँ। एक है प्रेडर-विलाय सिंड्रोम, प्रेडर-विलाय, ठीक है। ठीक है, प्रेडर-विलाय के अंदर क्या है, ये इतना याद रख लो कि प्रेडर से याद रख लो, वो पराठे खाता है तो ओबेसिटी है। ठीक है, एक पिक पॉइंट बस। ठीक है, प्रेडर-विलाय से क्या है, प्रेडर से पराठे खाता है तो ओबेसिटी है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, ये मैटरनली ड्राइव जीन साइलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हाइपरफेजिया, ठीक है, हाइपरफेजिया, ज्यादा चीजें खाता है, ठीक है, पराठे खा रहा है, मोटा है, ओबेसिटी है, तो क्या होगा, हाइपरफेजिया होगा। ठीक है। ठीक है, हाइपरफेजिया, ओबेसिटी, हाइपोगोनेडिज्म, हाइपोटोनिया। जो एमसीक्यूज में हमारे पास ज्यादातर आता है वो हाइपरफेजिया, ओबेसिटी और हाइपोगोनेडिज्म के साथ जो है वो लिखा हुआ था, दैट इज द फेडरल सिंड्रोम, जो हमारे पास ये प्रेजेंटेशन हो गई थी। ठीक है, तुम्हारे पास ये वाली प्रेजेंटेशन आ रही होगी प्रेडर विलाई के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो आती है एंगलमैन सिंड्रोम। अच्छा, रिपीट कर देती हूँ, प्रेडर विलाई के अंदर वो पराठे खाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हाइपरफेजिया, ओबेसिटी और हाइपोगोनेडिज्म। ठीक है, हाइपरफेजिया, ओबेसिटी, हाइपोगोनेडिज्म, हाइपोटोनिया वगैरह, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स, ये तो साथ साथ है। ठीक है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीजें इसको पिक करने के लिए वो यही है। ठीक है, पराठे खाता है तो हाइपरफेजिया है। हाँ, वो मैटरनल का ये था कि मैटरनली ड्राइव जीन्स इसमें साइलेंस होते हैं, जो मदर से आ रहे हैं वो जीन्स इसमें साइलेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज में आपके पास ये सिनेरियो आएगा तो उसमें ओबेसिटी, हाइपरफेजिया और हाइपोगोनेडिज्म या हाइपोटोनिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इस तरह की चीजें पूछेगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आप पिक कर सकोगे वो ये हाइपरफेजिया, ओबेसिटी या हाइपोगोनेडिज्म। ठीक है, सही है, समझ आ गई प्रेडर विलाई की। एंगल मैन अब इसके बाद आ जाता है। ठीक है, मोटी मोटी चीजें याद करने वाली हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, तो जो आपको एमसीक्यूज आना वो पता होना चाहिए। ठीक है, एंगल मैन। अच्छा, अब ये क्या है, एंगल मैन के अंदर क्या है, उसको ना, एक तो उसके एंगल खराब है, सही नहीं चलता। ठीक है, एटेक्सी है उसको। ठीक है, उसके एंगल्स ही नहीं ठीक है। ठीक है, दूसरा एंगल के बाद इसका वैसे भी दिमाग नहीं अपनी जगह पे सीधा, तो कभी इन अप्रोप्रिएट लॉफ्टर आ जाता है। ठीक है, उसके दिमाग का भी एंगल खराब है। ठीक है, मतलब वो कहते हैं ना कि जिसको बहुत गुस्सा आता है तो हम कहते हैं उसका दिमाग खराब है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, इन अप्रोप्रिएट, कभी लाफ्टर आ जाएगा तो कभी जो है वो एंगर आ जाएगा। ठीक है, फजूल में कभी हंसने लग जाएगा और कभी जो है वो एंगर आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। जो कह रहे हैं जी उसका एंगर खराब है, एंगल खराब है, तो एक तो उसका चलने का एंगल खराब है जिसकी वजह से उसका एटैक्सिया है। ठीक है, और उसके अलावा इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर है कभी, और इनअप्रोप्रिएट जो है ना कभी एंगर है। ठीक है, और इसके अलावा जब उसका एंगल ही खराब है तो उसको वो सीयर्स उसको पढ़ते रहते हैं, इसलिए उस वजह से भी उसकी गलती नहीं है, बाइपोलर नहीं है, वो उसकी गलती नहीं है। ठीक है, उसको सीयर्स पढ़ते हैं इसलिए उसका एंगल खराब हो गए हैं। ठीक है, तो एंगल उसका जो खराब है वो सीधा चल नहीं पाता है, एटैक्सिया है। उसके दिमाग का भी एंगल डिफरेंट हुआ हुआ है, तो उसकी वजह से क्या है कि वो इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर और एंगर दोनों के सिम्टम्स दे सकता है। दूसरा, उसको सीयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एंगलमैन सिंड्रोम को देखने के। ठीक है, तो ये जो है वो एंगलमैन सिंड्रोम हो गया, और दूसरा हो गया प्रेडर विलाय सिंड्रोम। ठीक है, चलो, आखिरी जो इम्पोर्टेंट एक डिजीज करने वाली है दैट इज द विस्कोट। इसी तरह यही जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ ये आपके सिनेरियोज में लिखे हुए होंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि इजी टू लर्न हो जाए। ये आएंगी डिजीजेस, विस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम। ठीक है, या विस्कोट, इसका जो एमसीक्यू है ना वो मैं आपको एक मिनट बताती हूँ विस्कोट का। एमसीक्यूज 108 देखिएगा, साथ में, अ चाइल्ड विद एक्जिमा, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड लो प्लेटलेट्स। ठीक है, एक बच्चा है जिसको बार बार सर्दी लग जाती है। ठीक है, ठीक है, एक ये बच्चा मैं बना रही हूँ। ठीक है, इसको ना, ये चलो जी,
वीकेंड उसको सर्दी लगती है तो उसने वेस्ट कोट पहन लिया ऊपर, उसकी माँ ने क्या, पहन लो जल्दी से। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या हुआ कि उसकी माँ ने उसको कहा कि वेस्ट कोट पहन लो, तो मैं तो बार बार जो है ना वो नजला जुकाम खांसी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार हो रहा है। उसको वेस्ट कोट पहनाती है, अब वेस्ट कोट से उसको हो गया एक्जीमा। ठीक है, उसको एलर्जी हो। तो क्या ट्रायड के अंदर आता है विस्कोट एलर्जी में, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, एक्जीमा, ठीक है। इसके अलावा अब उसने इतनी हारिश की है कि उधर से ब्लीडिंग हुई है और वो लो प्लेटलेट काउंट हो गई। ठीक, उसको इतनी हारिश हो गई। ठीक है, वो ब्लीडिंग हो रही है और वो प्लेटलेट्स को समझ नहीं आ रही हम कहाँ कहाँ क्लॉटिंग करें। ठीक है, तो तीन चीजें विस्कोट एरिशक सिंड्रोम के अंदर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक्जीमा और लो प्लेटलेट काउंट, ये विस्कोट एरिशक सिंड्रोम डिजीज है। ठीक है, फाइन। चलो ठीक है, सही है, समझ आ गई जेनेटिक्स की। बाकी के एमसीक्यूज करने हैं आप लोगों ने, वो इसलिए थोड़े कुछ आप भी कर लें, 61 66 आराम से हो जाने थे, कोई ऐसा इशू नहीं था। आज आसान था। हाँ, वो सीएनएस इतने दिनों से कर रहे थे ना, तो इसलिए कल असल में मैं क्लास नहीं ले पाती, तो फिर मैं इसलिए कहा कि आपको एक दफा करवा दूं कि थोड़ा सा, हाँ सीएनएस से तो आसान ही है जेनेटिक्स, और थोड़ी स्टोरी वाइज हो गया तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, एमसीक्यूज की जगह कोई किसी की कोई क्यूरी हो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अ, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, चलो जी ठीक है, सही है। कितने क्वेश्चंस आते हैं, इट डिपेंड्स ऑन, देखो हर पेपर में डिफरेंट आपका वो दायरा होता है, वो आपको पता नहीं है क्योंकि सीपीएसपी डायरेक्टली तो बताता नहीं है कि कितने आ सकते हैं। लेकिन अगर आएंगे भी तो पेपर वन के अंदर ज्यादातर आते हैं, तो उसके अंदर एक आ जाएगा, दो आ जाएंगे, इस तरह ही आते हैं जेनेटिक्स के। लेकिन यही रिपीट थोड़े से आ जाते हैं। अगर आपको डिजीजेस पता है तो यू विल बी क्लियर अबाउट इट कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। ठीक है, एग्जैक्टली तो मैं नहीं अमाउंट बता सकती क्योंकि सीपीएसपी कोई एग्जैक्ट हमें वो क्राइटेरिया नहीं देता कि इतने इस टॉपिक से आएंगे, इतने इस टॉपिक से आएंगे। लेकिन ये माइनर्स के अंदर ही आता है, बट माइनर्स के अंदर ये बात होती है कि अगर एक एमसीक्यू माइनर का आना है, ये दो एमसीक्यूज फॉर एग्जाम्पल, और वो रिपीट आना है, अगर आपको वो भी ना है, वो मिस हो जाए ना, तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो आना चाहिए। अब एक जहाँ पे नंबर मिल रहा है, अगर वो भी मिस कर देंगे तो फिर तो ठीक है चले, ओके फिर। अजानें भी हो गई हैं, नमाज नमाज पढ़ें और अपने लिए भी दुआ करें। ठीक है, मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। ठीक है, और पढ़ें बैठ के। ठीक है, कल क्लास नहीं होगी, कल अपना सीएनएस वगैरह रिवाइज कीजिएगा, और बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ओके जी, कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज।